जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपना यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और जो दोस्तों मैंने शुरू किया था 50 वीवीआई टॉपिक सीरीज़ को दोस्तों, उसका आज हम लोग अगला टॉपिक करेंगे जिसका नाम है भारत के शास्त्रीय नृत्य। इससे पहले दोस्तों हम लोग 8 टॉपिक कर चुके हैं। ये हमारा 9वां टॉपिक है दोस्तों। अगर आपने दोस्तों नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके दोस्तों ये 50 वीवीआई टॉपिक्स का एक दोस्तों एक बना होगा प्लेलिस्ट, वहाँ पर जा करके आप जो पिछला जो हम पढ़ाए हैं टॉपिक्स को सबको देख लीजिए। क्योंकि आपको बताया था ये है जितने भी टॉपिक 50 टॉपिक हम करा रहे हैं वो आपके बिहार एसएससी एग्जाम जो आगामी समय में बिहार में होने वाला है, बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, इन सब में दोस्तों इससे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होते हैं तो कोई पेपर अगर होता है बिहार में तो आपको हम दिखा देंगे, उसके क्वेश्चन को आपको हम एविडेंस के रूप में दिखा सकते हैं दोस्तों। सिर्फ पेपर का भी होने दीजिए, उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हम दिखा देंगे। तब जाकर के आपको क्या होगा, यकीन होगा। क्योंकि अभी आप हल्के में ले रहे होंगे दोस्तों, लेकिन बाद में जब हो जाएगा एग्ज़ाम वगैरह तब आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो अभी समय है, तो अभी धैर्य बना करके पेशेंस रख के दोस्तों पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं किसके, नृत्य कला के बारे में। तो नृत्य कला दोस्तों जिसको हम 2 भाग में बांटते हैं, एक बांटते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में और एक दोस्तों पढ़ते हैं लोक नृत्य के बारे में। तो टॉपिक नंबर 9 में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पहले शास्त्रीय नृत्य के बारे में, और इसका पार्ट 2 जो आएगा उसमें पढ़ेंगे हम लोग लोक नृत्य के बारे में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए अपना आज का क्लास। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं हम लोग नृत्य कला। नृत्य कला जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, शास्त्रीय नृत्य के बारे में। अगर हम प्राचीनतम ग्रंथ के बारे में बात करेंगे, प्राचीनतम जो ग्रंथ है उसमें नृत्य कला में कहाँ देखने के लिए मिलती है, तो एक नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र जिसके लेखक है भरत मुनि। भरत मुनि याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछ जाता है आपसे कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, तो भरत मुनि। यहाँ पर आपको ये नृत्य कला देखने के लिए मिलती है। उसके बाद बात करें अभिनय दर्पण, यहाँ भी दोस्तों आपको जो आचार्य नंद किशोर द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ भी आपको ये नृत्य कला देखने का दोस्तों मिलता है प्रमाण। और आप पढ़े होंगे, अगर वेद पढ़े होंगे तो वेद में याद किए होंगे आप सामवेद के बारे में। तो सामवेद के बारे में जानते होंगे कि सामवेद को हम लोग गान प्रधान क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। क्योंकि इसमें जो सामवेद है दोस्तों वो शास्त्रीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसको शास्त्रीय संगीत जो है उसका ये जनक कहा जाता है दोस्तों। इससे भी याद रखिएगा जो गान प्रधान वेद है दोस्तों उसमें सामवेद आता है। आज्ञा के प्रधान बोलेगा तो आपका किवान आ जाएगा, यजुर्वेद आ जाएगा दोस्तों। तंत्र मंत्र बोलेगा तो अथर्ववेद हो जाएगा। ऋग्वेद के बारे में आपको पता होगा सबसे जो प्राचीनतम वेद है। तो ये तीनों याद रखिएगा, नाट्य शास्त्र हो गया, अभिनय दर्पण और सामवेद, जहाँ से हमें शास्त्रीय संगीत के जनक के रूप में दोस्तों, मतलब भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है दोस्तों उसके जनक का प्रमाण हमें यहाँ से मिलता है। अब आगे बात करते हैं कि हमारे भारत में जो शास्त्रीय संगीत है या जो नृत्य कला है दोस्तों, उसके लिए 2 संस्थाएं बनी है। 2 संस्था के बारे में बात करेंगे हम लोग। एक बार बात करेंगे संगीत नाटक अकादमी, जिसका स्थापना दोस्तों हुआ था 1953 में, और ललित कला अकादमी जिसका स्थापना दोस्तों हुआ था 1954 में। ये दोनों दोस्तों स्थापित हुआ था। भारत में जो नृत्य कला है जो भी कला है दोस्तों उसको आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों ये काम करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, संगीत नाटक कला जो 53 में हुआ, ललित कला आपका 1954 में हुआ। दोनों याद रखिएगा, 53-54 दोनों एक साल के अंतर में ही दोस्तों स्थापित हुआ। संगीत पहले, ललित बाद में। प्रश्न इससे आपके बनते हैं। अब बात करते हैं नृत्य के प्रकार के बारे में। तो नृत्य बता दें 2 प्रकार के होते हैं। नृत्य क्या होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के। कौन कौन? एक होते हैं शास्त्रीय नृत्य और दूसरा होता है लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य सर और लोक नृत्य में क्या अंतर है? तो शास्त्रीय नृत्य में क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रशिक्षण, ट्रेनिंग का और एक विशेष प्रकार का ड्रेस होता है आप इसमें, वो कहलाता है आपका शास्त्रीय नृत्य। मतलब आप प्रशिक्षित होकर के किसी विशेष प्रकार का ड्रेस पहन करके आप अगर नृत्य करते हैं तो क्या कहलाता है, शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। लोक नृत्य के बारे में बात करें तो लोक नृत्य में कोई खास ट्रेनिंग की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है और ना ही इसमें कोई खास ड्रेस होता है। मतलब ऐसा कोई ड्रेस नहीं कि आप ये ड्रेस पहन कर ही आप इसको नृत्य करना है, तो वो कहलाता है दोस्तों लोक नृत्य। याद रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य में आपको प्रशिक्षण चाहिए, ड्रेस चाहिए, और इसमें कोई खास प्रशिक्षण नहीं चाहिए। हल्का फुल्का भी आप जानते हैं तो दोस्तों ये डांस कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा आपका लोक नृत्य। वहीं बात करते हैं कि शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक किसे माना जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक दोस्तों नटराज को। नटराज देखे होंगे, शिव जी का तांडव मुद्रा देखे होंगे, शिव जी जब तांडव करते हैं, डांस करते हैं उस तरह का, तो वही क्या है इसका ये प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, क्या इसका, तो शास्त्रीय नृत्य का। तो याद रखिएगा शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक क्या है, तो नटराज। आगे हम लोग आते हैं अब जो भारत में 8 प्रकार के दोस्तों शास्त्रीय नृत्य हैं। ऐसे तो दोस्तों जो संगीत मंत्रालय है आपका, सांस्कृतिक मंत्रालय, वो दोस्तों 9 मानते हैं, लेकिन हम अभी 8 के बारे में बात करेंगे। 9वां ही पढ़ाएंगे आपको, लास्ट में बता देंगे हम कि 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन है। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे दोस्तों 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों, 8। तो 8 पहले याद रखिएगा, जो हमेशा रट्टा मारते होंगे आप स्पीडी से या कुछ से इस तरह से याद रखते होंगे। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली आपका केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है,
उड़ीसा आपका उड़ीसा का है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कथक आपका उत्तर भारत बोलिए या यूपी बोलिए। शास्त्रीय आपका दोस्तों असम का है। तो इस तरह से आप ये 9 को दोस्तों याद रखिएगा किस किस राज्य के हैं। तो ये तो आपको याद ही होंगे। तो आप इन सभी चीज़ के बारे में दोस्तों जानेंगे कि भरतनाट्यम में क्या खास बातें हैं, कुचिपुड़ी में क्या खास बात है। सभी को हम दोस्तों आपको इमेज के थ्रू ही बताएंगे, मतलब कि पढ़ाने के बाद आपको इमेज दिखाएंगे कौन सा, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो कि हाँ ये शास्त्रीय, ये आपका भरतनाट्यम है, ये मोहिनीअट्टम है, इस तरह का। तो पहला हम बात करते हैं दोस्तों भरतनाट्यम, जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दोस्तों क्या हुआ? भरतनाट्यम का उत्पत्ति हुआ है। तो ये दोस्तों ये देवदासी के द्वारा हुआ, मतलब जो देवों के जो दासियाँ होती थी वो क्या करती, इस प्रकार के नृत्य दोस्तों करती थी, वहाँ से क्या इसकी उत्पत्ति दोस्तों हुई है। इसको हम लोग दोस्तों देव नृत्य के नाम से भी जानते हैं। देव नृत्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों शास्त्रीय नृत्य में सबसे प्राचीनतम कौन है? तो भरतनाट्यम, याद रखिएगा। सबसे प्राचीनतम नृत्य भरतनाट्यम। प्रारंभ होता है दोस्तों ये श्रुति से होता है। इसका प्रारंभ कैसे होता है? श्रुति से होता है। और अंत दोस्तों होता है इसका तराना से, याद रखिएगा। प्रारंभ होता है श्रुति से और अंत किससे होता है? तराना से दोस्तों। वहीं अगर हम आगे बात करें तो भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अग्नि नृत्य भी कहते हैं। देव नृत्य बोले, अग्नि नृत्य बोले, इसको हम लोग भरतनाट्यम को कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इसमें नृत्य करते समय क्या होती है, जो हाथ की जो मुद्राएं होती है, हस्त मुद्राएं होती है, वो अग्नि जैसा चलता है। जैसे आग की जो लपटें चलती है दोस्तों, उस तरह से क्या होती है, यहाँ पर हाथ की मुद्राएं चलती है दोस्तों। आगे बात करते हैं इसमें नाचने वाले जो होते हैं वो गायन की प्रस्तुति करते हैं, मतलब जो नाचते हैं वो क्या करते हैं, गीत भी या गाना भी दोस्तों गाते, मतलब प्रस्तुति करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि भरतनाट्यम के कलाकार, भरतनाट्यम के कलाकार कौन कौन से हैं। तो कुछ कलाकार का नाम आप जानते भी होंगे, कुछ हम बताएंगे आपको। तो कृष्ण अय्यर, याद रखिएगा। कृष्ण अय्यर कौन थे? तो ये भरतनाट्यम को पुनर्जीवित किए थे। जब भरतनाट्यम की मतलब कि वो जब स्थिति इसकी गिर रही थी, मतलब भरतनाट्यम का स्तर जब गिर रहा था, तो ये स्तर उठाने का काम किसने किया? तो कृष्ण अय्यर ने दोस्तों। आगे बात करते हैं देवी रुक्मणी के बारे में। तो देवी रुक्मणी क्या के वैश्विक स्तर पर दोस्तों भरतनाट्यम को पहचान दिलाने में काम किए। वहीं बात करते हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति के बारे में। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम याद रखिएगा। सोनल मानसिंह का नाम याद रखिएगा। सोनल मानसिंह क्या थी? एक ऐसी महिला है जो दुर्घटना के बाद भी नृत्य की, मतलब कि जब ये क्या दुर्घटना से दोस्तों ग्रसित होकर के इनके पैर में बहुत ही गंभीर चोट लगता है, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों अपने गंभीर चोट से उबर कर दोस्तों ये नृत्य की दोस्तों। आगे बात करते हैं लक्ष्मी विश्वनाथन के बारे में। ये भी इससे आपका भरतनाट्यम संबंधित है। मल्लिका साराभाई, तो मल्लिका साराभाई के बारे में जान लीजिए। मल्लिका साराभाई जो हैं वो जो हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम में जुड़े हुए थे, विक्रम साराभाई और मृणालिनी साराभाई की क्या थी? बेटी हैं। कौन? मल्लिका साराभाई। ये भी क्या है? ये भरतनाट्यम से जुड़ी हैं। इनकी पत्नी भी जो है, मतलब कि मल्लिका साराभाई की जो माँ है मृणालिनी साराभाई, ये भी दोस्तों भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं, ये भी याद रखिएगा। और लास्ट में याद रखिएगा पद्मा सुब्रमण्यम जो भी है वो भरतनाट्यम दोस्तों नृत्य से संबंधित है। तो ये सभी चीज़ आपको याद रहेगा, तो इसको 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा दोस्तों। वहीं बात करते देखिए इस तरह का क्या है, ये आप यहाँ पर चित्र देख लीजिए भरतनाट्यम का। ये जो महिला है ये क्या करें, भरतनाट्यम नृत्य दोस्तों इस तरह का होता है। देखिए हाथ की मुद्राएं जो होती है ये आग की लपटे के द्वारा चलती है दोस्तों, इसलिए इसको हम लोग अग्नि नृत्य के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इस तरह का देखिए पहनावा होता है। एक विशेष बता दिया था कि जो भी शास्त्रीय नृत्य होगा सब में आपको विशेष प्रकार क्या मिलेगा, ड्रेस मिलेगा, उसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कोई आम नागरिक इस तरह का नृत्य दोस्तों नहीं कर सकता है, या बाराती डांस नहीं करना है। आगे हम लोग बात करेंगे कुचिपुड़ी के बारे में। कुचिपुड़ी जिसकी उत्पत्ति दोस्तों आंध्र प्रदेश में हुई है। आंध्र प्रदेश का गाँव है कुचेलापुरम, यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, इसका उत्पत्ति हुआ है। आगे बात करते हैं कि भागवत पुराण की विषय वस्तु पर दोस्तों इसमें नृत्य होती है। जो भागवत पुराण है हमारा, उसमें क्या होता है, इस पर नृत्य कला इसी पर दोस्तों हमारा क्या होता है, विषय वस्तु होता है। इसमें जो नर्तक होते हैं वो गायक की भूमिका निभाते हैं। जिस तरह से आप देखें भरतनाट्यम में, यहाँ भी दोस्तों वहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो नाचते हैं वो गाना भी दोस्तों मतलब कि गाना भी गाते हैं। आगे बात करते हैं, इसलिए इसको हम लोग इस जो गान प्रधान होने का कारण, मतलब कि गायक के होने का कारण क्या होता है कि जो इसलिए इसको हम लोग नृत्य नाट्य प्रस्तुति कहते हैं। क्या कहते हैं, नृत्य नाट्य प्रस्तुति भी दोस्तों कहते हैं, क्योंकि जो नर्तक होते हैं जो नृत्य करते हैं वो गीत भी दोस्तों गाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें नृत्य में भाव के स्थान पर हाथ पैर की मुद्राओं का महत्वपूर्ण होता है। मतलब इसमें आपके जो नृत्य होता है वहाँ पर आपके भाव को नहीं देखा जाता है, बल्कि जो हाथ पैर की मुद्राएं होती है दोस्तों वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसी प्रकार बात करें कि इसमें पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाते हैं। क्या करते हैं, जो पैर का अंगूठा होता है देखिएगा जब नाचते हुए क्या करते हैं, इसमें आपको सतह जो होता है सरफेस, वहाँ पर चित्र किस चीज़ का बना हुआ दिखेगा। पीतल के थाल में पैर रखकर नृत्य करने की परंपरा है इसमें। जो पीतल का थाल होता है, पीतल का जो बोलते हैं थाली, तो उसमें नृत्य करने की परंपरा है।
और इसमें जो गायन होता है, जो नृत्य करते हैं, जो गीत गाते हैं, वो किस भाषा में गाते हैं? तेलुगु भाषा में, क्योंकि पता है आपको कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें कौन से होते हैं? तो वायलिन का नाम सुने होंगे आप, मृदंग, ये क्या है दोस्तों? इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है। आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसमें कौन कौन से कलाकार हैं, तो याद रखिएगा इसमें आपके वेम्पति चिन्ना सत्यम, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, वेम्पति चिन्ना सत्यम, जो आपको अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। आगे लक्ष्मी नारायण शास्त्री, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी और आपके भरतनाट्यम दोनों में है। फिर यामिनी रेड्डी और कौशल्य रेड्डी। जब भी रेड्डी जहाँ आ जाएगा दोस्तों याद रखिएगा वो आपका किस में है? तो कुचिपुड़ी में, क्योंकि रेड्डी जो आपका टाइटल लगता है वो आंध्र प्रदेश के लोग ही लगाते हैं दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपका ये कुचिपुड़ी नृत्य, ये जो महिला है ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। देखिए हाथ की मुद्राएं जो होती है, हाथ पैर की मुद्राएं दोस्तों यहाँ पर क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होता है। एक विशेष प्रकार क्या है? ड्रेस पहनी हुई है। वहीं बात करते हैं मोहिनी अट्टम। क्या बात करते हैं हम लोग? मोहिनी अट्टम, ये भी क्या है आपका? एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है, जो आपका कहाँ से संबंधित है? केरल से। क्या है मोहिनी अट्टम कहाँ का है दोस्तों? तो केरल का, याद रखिएगा, ये आपका केरल का है। तो इसमें सबसे पहले याद रखिएगा जो विष्णु के नृत्य की कहानी इसमें याद रखिएगा, मतलब जो विष्णु भगवान थे उनके नृत्य की कहानी। आप देखते होंगे, कहानी बताते हैं इसमें क्या है कि जब समुद्र मंथन होता है दोस्तों देव और असुरों के बीच में, तो समुद्र मंथन के द्वारा क्या होता है कि असुरों को दोस्तों क्या होता है? अमृत प्राप्त होता है। समुद्र मंथन के द्वारा क्या निकलता है? अमृत निकलता है। तो उस अमृत पान को रोकने के लिए क्या करते हैं? कृष्ण भगवान मोहिनी का रूप धारण करते हैं। मोहिनी का रूप धारण करके जो भस्मासुर होता है दोस्तों, उसको जो भस्मासुर होता है या उनके गुट होते हैं, उनके यहाँ जा करके उनको अमृत पान करने से दोस्तों रोकते हैं, ताकि असुर क्या हो, ये अमृत पान करके अमर ना बन जाए। उसी को रोकने के लिए दोस्तों जो कृष्ण भगवान होते हैं मोहिनी का दोस्तों रूप धारण करते हैं, वो भी हम दिखाएंगे आपको। आगे बात करते हैं क्या है दोस्तों? ये एकल नृत्य, इसे महिलाओं द्वारा होता है। ये कौन होता है? महिलाओं द्वारा होता है। हस्त मुद्राएं जिनकी संख्या दोस्तों 24 होती है, मतलब इसमें जो हाथ की मुद्रा है तो 24 प्रकार के दोस्तों ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। श्वेत वस्त्र, सुनहरे रंग का डिजाइन रहता है, और चमड़े के पट्टे में दोस्तों घुंघरू क्या होते हैं? पहने हुए रहते हैं। प्रमुख कलाकार के बारे में नाम ले हम अगर आप मोहिनी अट्टम में, तो कला मंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा, याद रखिएगा इनका, सुनंदा नायर, जय प्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, कनक रेले, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, माधुरी अम्मा और स्वाति थिरुनल, ये भी क्या है? शास्त्रीय नृत्य से, मतलब कि आपके मोहिनी अट्टम जो है नाच, उससे दोस्त डांस उससे संबंधित है। देखिए यही क्या है आपके मोहिनी अट्टम, ये महिला जो देख रही हैं क्या करें? मोहिनी अट्टम डांस से संबंधित है। आप कृष्ण भगवान का दिखाते हैं आपको, देखिए यही क्या है? कृष्ण भगवान मोहिनी का रूप धारण किए थे असुरों से क्या? अमृत प्राप्त करने के लिए दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं उड़ीसा नृत्य के बारे में। जो उड़ीसी नृत्य जो उड़ीसा का है, इसमें क्या है? तो मुद्रा और आसन भरतनाट्यम के समान होते हैं। इसमें क्या होता है? मुद्रा जो होता है और जो आसन होता है वो जैसे भरतनाट्यम में होता है उसके समान दोस्तों होता है। निश्चित केश विन्यास होते हैं, चांदी के आभूषण, लंबा कंठहार क्या होता है दोस्तों इसमें पहने हुए रहते हैं। अब मुद्रा जिसमें 3 प्रकार के आपको देखने के लिए मिलेंगे। चौक जो पुरुष के द्वारा होता है, त्रिभंग और अभंग दोस्तों महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं प्रमुख कलाकार। इसमें प्रमुख कलाकार का नाम याद रखिएगा, किनका नाम याद रखिएगा? तो केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र का दिमाग में नाम बैठा लीजिए। इनका संबंध किससे है? तो उड़ीसी नृत्य से। उड़ीसी नृत्य को दोस्तों अब बहुत आगे बढ़ाने बहुत ये काम किए थे। कौन? केलुचरण महापात्र। उसके बाद संयुक्त पाणिग्रही, किरण सहगल, माधवी मृदगल, आगे मुदगल है, सर माफ कीजिएगा, मृदंगल नहीं है, मुदगल है। आगे बात करते हैं कालीचरण पटनायक और पंकज चरण दास। पंकज चरण दास, ये जितने भी नाम हैं याद रखिएगा, सभी किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं। उन्हीं का नाम को हम यहाँ पर डाले हैं। इसे इंपॉर्टेंट आपके ये है केलुचरण पात्र और संयुक्त पाणिग्रही है। आगे बात करते हैं, देखिए ये क्या है आपका? ये आपके ये कंठहार पहने हुए हैं। यही आपका उड़ीसी नृत्य है, महिला पुरुष दोनों साथ में करते हैं। महिलाओं और पुरुषों द्वारा चौक का एक मुद्रा अपनाया जाता है, महिलाओं द्वारा त्रिभंग और दोस्तों अभंग का जो मुद्रा होता है उसको अपनाया जाता है इस नृत्य में। आगे बात करते हैं हम लोग कथकली के बारे में। अब कथकली के बारे में जान लीजिए। कथकली भी कहाँ का नृत्य है? तो ये आपका केरल का है। विषय वस्तु इसमें क्या होता है? तो महाकाव्य और जो हमारे पुराण है, जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है, उसमें क्या होता है? इसकी विषय वस्तु दोस्तों होती है प्रायः पुरुष मंडली द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पुरुष मंडली द्वारा ये आपको कथकली देखने के लिए मिलता है। आप अक्सर साउथ मूवी हो या कोई भी साउथ का देखते होंगे त्यौहार वगैरह, तो वहाँ पर आपको ये देखने के लिए दोस्तों मिलता होगा, ध्यान में रहता होगा, लेकिन आप उसको कुछ और समझ लेते होंगे कि और किस तरह का डांस है, लेकिन वो आपको
कथकली होता है। चेहरे पर अत्यधिक श्रृंगार, विभिन्न प्रकार के रंगों का रंगा जाता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है आपको। चेहरे पर बता दें कि क्या अत्यधिक प्रकार के श्रृंगार आपको देखने के लिए मिलेगा। श्रृंगार मतलब कि रंगीन तरह का, रंगों से रंगा देखिएगा। वो जो रंग होते हैं वो अलग अलग प्रकार के दोस्तों प्रतीक होते हैं। जैसे हरा रंग होता है, वो हरा रंग सद्गुण का प्रतीक होता है। लाल रंग होता है राजश्री गौरव का प्रतीक होता है। काला होता है बुराई का, और जो पीला रंग होता है वो संत एवं महिला का दोस्तों प्रतीक होता है। सिर पर दोस्तों एक आपको टोपा देखने के लिए मिलेगा बड़ा सा, और प्रकाश के लिए पीतल का दीपक का इस्तेमाल दोस्तों इसमें किया जाता है। अब दिखाते हैं आपको हम कथकली। पहले कलाकार का नाम बता देते हैं, प्रमुख कलाकार कौन कौन है। तो गुरु गोपीनाथ, कलामंडलम गोपी, कोट्टक्कल शिवरामन, कलामंडलम रामन कुट्टी नायर, उसके बाद मुकुंद राजा, रीता गांगुली और BL मेनन। कभी मतलब दोस्तों इसमें आपका जो मोहिनी अट्टम है और इस नृत्य में कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इसमें नाम में कन्फ्यूज होता है आदमी कि इसमें नाम दिया रहता है, क्योंकि दोनों केरल का ही है तो उसमें कन्फ्यूज होता है। देखिए यही आपका है, आप देखे ये नृत्य को आप देखे होंगे अक्सर किसी मूवी में या किसी आप जो त्यौहार वगैरह होता है केरल में दोस्तों वहाँ पर। तो यही क्या है दोस्तों, देखिए रंगीन रंगों से रंगा हुआ है। हरा रंग आपको दिखेगा, लाल रंग दिखेगा। ये बताया था टोपा बड़ा सा, देखिए टोपा यही पहने हुए हैं। यही क्या है आपका, यही कथकली नृत्य दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग मणिपुरी के बारे में, मणिपुरी नृत्य के बारे में। तो मणिपुरी नृत्य जो है दोस्तों वो इसमें चेहरा पतला और घूंघट से ढका होता है। किसका, तो महिलाओं का। चेहरे की अभिव्यक्ति का महत्व कम होता है, इसमें चेहरा की अभिव्यक्ति कम होता है क्योंकि महिलाओं का चेहरा ढका होता है। इसमें बीच में क्या होता है, केंद्र में आपके कृष्ण भगवान, मतलब कि कृष्ण के रूप धारण किए हुए रहते हैं, इसमें केंद्र में रहते हैं, बीच में सेंटर में रहते हैं। जयदेव और चंडीदास की जो रचना है दोस्तों उसमें क्या होता है, इनमें गायन होता है। मतलब इनकी जो रचना है जयदेव के चंडीदास की, इसमें क्या होता है वैसी इन्हीं का गीत का दोस्तों इसमें गायन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप इसको याद रख लीजिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दोस्तों इस नृत्य को प्रोत्साहन किया था, मतलब इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित दोस्तों किया था। किसको, तो मणिपुरी को दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन जुड़े हुए हैं। तो प्रमुख कलाकार के नाम, तो गुरु विपिन सिंह होगा, राजा भाग चंद्र और रंजना और दर्शना, ये चारों का नाम दोस्तों याद रखिएगा जो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। अब देखिए मणिपुरी नृत्य किस तरह का होता है। देखिए यहाँ पर बताएं कि महिलाओं का क्या होता है, जो पतला सा जो कपड़ा होता है उससे उनका चेहरा ढका होता है। इसमें चेहरे के भाव को कोई महत्व नहीं दिया जाता, और बीच में जो होता है श्री कृष्ण भगवान दोस्तों होते हैं, उनके रूप धारण किए हुए। एक है आपका मणिपुरी नृत्य। आगे हम लोग बात करते हैं कथक नृत्य के बारे में। नाम सुने होंगे बिरजू महाराज जी का। तो पूरे उत्तर भारत में ये शास्त्रीय नृत्य दोस्तों प्रसिद्ध है। कौन, आपका कथक। मुस्लिम काल में यह एक दरबारी नृत्य के रूप में विकसित हुआ था। मतलब कि जो मुस्लिम काल में क्या होता था, ये जो कथक होता था वो राजा के मन को बहलाने के लिए दोस्तों ये नृत्य का विकास किया गया था। लेकिन बाद में ये शास्त्रीय नृत्य के रूप में दोस्तों क्या होता है, उभरता है। इसमें दोनों पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, दोनों पैरों में क्या होते हैं, घुंघरू बनाए जाते हैं। और तबला नर्तक के बीच जुगलबंदी प्रतिस्पर्धा होती है। मतलब एक तबला वादक होते हैं और जो नर्तक होते हैं उनके बीच में क्या था, तबला, मतलब जो तबला वादक तबला बजाता है और जो नर्तक होते हैं उसमें नाचते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक तरह का आपको प्रतिस्पर्धा कंपटीशन देखा जाता है। मतलब कि तबला वादक कितना देर तक तबला बजाता है और नाचने वाला कितना देर तक नाचता है दोस्तों। यही क्या होता है, कथक नृत्य होता है। इसमें प्रमुख कलाकार का नाम याद रखिएगा। सबसे पहला नाम पंडित बिरजू महाराज जी का, लक्ष्मण महाराज जी का और सितारा देवी का। ये तीनों का नाम आप दिमाग में डाल लीजिएगा। देखिए ये पंडित बिरजू महाराज जी हैं, बता दिए थे। घुंघरू पहने होंगे पैर में क्या है, घुंघरू पहने होंगे। तबला वादक तबला बजाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं सत्रिया नृत्य का। यही हमारा 8वां नृत्य है, सत्रिया नृत्य, जो असम का है। कहाँ का है, असम का, याद रखिएगा। सत्र का अर्थ होता है वैष्णव मठ। क्या होता है, वैष्णव मठ। इसमें विष्णु जी के पौराणिक कहानियों का उल्लेख किया जाता है। किसमें, तो सत्रिया नृत्य में। आगे बात करते हैं कि पुरुष महिला दोनों कमरपट्टी का प्रयोग करते हैं। कमरबंद जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, कमरपट्टी का इस्तेमाल करते हैं पुरुष महिला दोनों। पुरुष धोती पहनते हैं और पगड़ी। और महिला जो होती है असम की जो पारंपरिक ड्रेस है दोस्तों उसको धारण करती है। अभी दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रमुख कलाकार का नाम देखिए शंकर देव। शंकर देव का नाम सुने होंगे। ये आप जब भक्ति आंदोलन पढ़ते होंगे तो वहाँ पर शंकर देव का नाम आता है। तो ये 15वीं शताब्दी में क्या किए थे, इस नृत्य को दोस्तों प्रचलित किए थे। कौन, शंकर देव ने। याद रखिएगा शंकर देव का नाम जब भी आएगा तो सत्रिया नृत्य में कहीं पूछ देगा कि सत्रिया नृत्य को किसने स्थापित किया या सत्रिया नृत्य के जनक कौन है, तो शंकर देव का नाम ही लीजिएगा दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए ये आपका क्या है, सत्रिया नृत्य। देखिए यहाँ पर पुरुष क्या है, धोती पहने हुए, पगड़ी पहने हुए। महिला क्या है, जो असम का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है दोस्तों, मतलब कि जो वहाँ का असम का जो ड्रेस होता है उसी को पानी धारण की हुई है। और इस तरह का नृत्य क्या है आपका, ये सत्रिया नृत्य दोस्तों है।
अब बात करते हैं, जैसा कि बताए थे हमको दोस्तों कि यहाँ पर तो हम 8 पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारी सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दोस्तों एक मंत्रालय आता है सांस्कृतिक मंत्रालय, इन्होंने दोस्तों 9वां शास्त्रीय नृत्य को भी मान्यता दी है। 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो आपका छऊ नृत्य। कहाँ है? छऊ। ये आपको झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में दोस्तों देखने के लिए मिलता है। सिर्फ एक जगह नहीं होता है, 3 जगह आपको देखने के लिए मिलता है दोस्तों। अब ये छऊ नृत्य क्या है भैया? तो छऊ नृत्य का मतलब होता है क्या दोस्तों? तो छऊ का अर्थ होता है छाया परछाई। छऊ का अर्थ क्या होता है? छाया या परछाई। ये मुखौटा नृत्य का एक प्रकार होता है। क्या होता है इसमें? मुखौटा, मतलब जो भी व्यक्ति होते हैं एक प्रकार मुखौटा पहन के दोस्तों इसमें नृत्य करते हैं। नृत्य मतलब नाच नहीं, एक तरह का होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी प्रकार का युद्ध नृत्य द्वारा प्रदर्शित, मतलब कि कोई भी युद्ध, जैसे मान लीजिए कि दुर्गा पूजा में माता दुर्गा और जो भी राक्षस होते हैं उनके बीच में जो कैसे युद्ध होता है तो उसके बारे में हो गया। माता काली कैसे करती हैं, मतलब कि असुरों का संहार करती हैं, उसके बीच में हो गया, मतलब उसका युद्ध के, तो उसके द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है इसमें दोस्तों? प्रदर्शित किया जाता है इसमें नृत्य के माध्यम से। इसमें कौन कौन से नृत्य प्रचलन में देखने के लिए मिलेगा? तो बताएं कि उड़ीसा में आपको मयूरभंज छऊ देखने के लिए मिलता है, झारखंड में आपको सरायकेला छऊ देखने के लिए मिलेगा, और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ देखने के लिए दोस्तों मिलता है। अगर हम बात करें तो इसको दिमाग में डाल लीजिएगा। एक नोट याद रखना है कि यूनेस्को ने क्या किया था कि छऊ नृत्य को 2010 में दोस्तों अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में दोस्तों शामिल किया था। अगर बोलेगा कि कौन सा नृत्य यूनेस्को में शामिल है तो आपका छऊ नृत्य 2010 में शामिल किया गया था। देखिए कैसा कैसा होता है। देखिए यही क्या होता है? मुखौटा। इसको मुखौटा नृत्य के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि चेहरे पर देखिए मुखौटा पहने हुए हैं। ये युद्ध को दोस्तों दर्शाता है, मतलब ये कोई भी युद्ध होता है उसको नृत्य के माध्यम से दोस्तों प्रदर्शित किया जाता है। ये हो गया आपका, ये देखिए मुखौटा। आपको चेहरा आदमी का नहीं दिखेगा, इसके चेहरे के पीछे कौन है। ये देखिए आपका इस तरह का नृत्य आपको देखने को मिलता है। यही क्या आपका छऊ नृत्य है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सभी नृत्य जो भी है शास्त्रीय नृत्य आपको समझ में आ गए हैं। कोई भी पॉइंट अगर बोलने में उसको गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा, और कहीं भी त्रुटि हुआ तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर यहाँ पर गलती हो गया है, तो उसमें हम संशोधन करेंगे दोस्तों, आगे परिवर्तित करेंगे। और कहीं कुछ कमी है और भी जानने की इच्छा है दोस्तों ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। और बाकी बता दिए हम प्रारंभ में ही कि तैयारी बहुत मन से कीजिए, और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों तैयारी अच्छे से करवा भी रहे हैं, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। हम आपसे ज़्यादा फालतू बात नहीं बोलते हैं, बस अपने जो भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसको उसी पर फोकस कीजिए, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और जैसा कि बताएं हम कि आपको हम तो थ्योरी कराएंगे, क्योंकि हमारा फंडा ही है दोस्तों, मतलब हमारा जो ट्रिक है एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने का या तैयारी कर रहे हैं उसका क्या ट्रिक है? तो ट्रिक बस यही है कि 50% कवर करना है हमको। क्या करना है? तो टॉपिक, मतलब कि हमारा थ्योरी पार्ट को 50%, मतलब कि आप टॉपिक अगर कवर कर लिए, पढ़ लिए अच्छे से, तो 50% पार्ट आप कवर कर लिए। बाकी 50% तब कवर होता है जब उसका ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। ये दोनों मिल क्या होता है दोस्तों? ये दोनों मिला, अगर दोनों मिला करके आप काम कीजिएगा तब जाकर दोस्तों क्या होता है, आपका 100% होता है और वो टॉपिक आपका कंप्लीट माना जाता है दोस्तों। ऐसे नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ लिए आपका काम हो गया। हम बताएं कि जितनी भी टॉपिक हम करवाएंगे 50 टॉपिक, तो हम सभी का दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव भी हम करवाएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ टॉपिक करा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम समय मिलेगा तो हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि हमने सर नहीं करा रहे हैं आपको। जैसे हमारा जो पॉलिटी का सीरीज चलाए हैं, हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर हम हर एक टॉपिक का दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर करवा चुके हैं, तो वहाँ से भी जाकर के आप मदद ले सकते हैं। अभी धीरे धीरे हम सभी टॉपिक्स, मतलब जितने विषय हैं तो सभी पर हम वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े और आप अच्छे पर तैयारी कर सकें। मतलब कि संतुलित मात्रा में जितना आपको आवश्यकता है दोस्तों उसको पढ़ सकें, और सभी को विस्तृत रूप से, मतलब ये नहीं कि सिर्फ रट्टा मार के कर सकें। जैसे आप लूफेंट की बात करते हैं तो लूफेंट दोस्तों एक आपकी बुक है। लूफेंट एक ऐसा बुक है जिसको जो स्टूडेंट उसको अगर समझ के अगर पढ़ गया तो उसको और कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी बड़े बड़े टीचर हो गए अपना बुक निकालते हैं तो उसको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे बुक क्या होते हैं कि लूफेंट के आधार पर दोस्तों वो छापते हैं, तो वहाँ से आप उसको, अगर लूफेंट को भी पढ़ रहे हैं आप, तो लूफेंट को पहले पढ़ने से पहले उसको विस्तृत रूप से जानिए। कोई टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक को जैसे मान लीजिए आप हड़प्पा सप्ताह पढ़ा, तो हड़प्पा सप्ताह में क्या होता है लूफेंट में दिया हुआ है, तो वो दोस्तों 1 वर्ड दिया हुआ है, लेकिन आप वही हड़प्पा सप्ताह को अगर किसी बुक के माध्यम से, कोई भी आपका थ्योरेटिकल बुक है वहाँ से हो गया, या आपने गूगल के माध्यम जहाँ से आपको पढ़ना वहाँ से पढ़ लीजिए आप, फिर उसके बाद आप लूफेंट अगर पढ़ते हैं दोस्तों तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे क्या होते हैं, नए नए स्टूडेंट लूफेंट को जाते हैं तो सिर्फ रट्टा मारते हैं। रटने से क्या होता है, आज याद करते हैं कल भूल जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं कीजिएगा, जैसे हम बताए हैं 50-50 उस तरह से काम कीजिए, आपका रिजल्ट दोस्तों पक्का आएगा। बाकी अच्छे से तैयारी कीजिए मन लगा के। धन्यवाद दोस्तों।